डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सरमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर, शॉर्ट स्टोरी एंड पोएट्री। इट्स द कोर्स ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ENG 401। इससे पहले कि मैं इस लेक्चर का आगाज करूं, मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूं कि ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का। इसमें जो भी वीडियोस होंगी इस सीरीज में, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए है। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का कोई जो है वो ताल्लुक नहीं है। ये कोर्स उसका मतलब कि यूनिवर्सिटी की तरफ से है। ये हैंडआउट्स भी उन्हीं के हैं। मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। तो इस कंटेंट में जो भी चीज़ लिखी गई है, इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आई एम जस्ट हेयर टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स, क्योंकि इस पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पास वीडियोस अवेलेबल नहीं है। और स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन हमें मिलते हैं कि इस कोर्स को आप जो है थोड़ा सा बाइलिंगुअल होके थोड़ा सा मोर एलेबोरेटेड एक्सप्लेन कर दें, सो दैट दे कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इजीली। यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी बताता जाऊँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जितने भी लेक्चर्स हैं, वो बहुत अच्छे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ये आप LMS पे जाएं, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पे इनरोल हैं, और आप आराम से LMS के ऊपर अपने लेक्चर्स को लें। कोई व्हाट्सएप के ग्रुप्स को और जो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज हेल्प के लिए मिलते हैं, उनका आप इस्तेमाल ना करें। कॉपी पेस्ट असाइनमेंट्स में और इस तरह की एक्टिविटीज़ में मत करें, क्योंकि इन चीज़ों पे आपके मार्क्स को डिडक्ट किया जाता है, क्योंकि प्लेजरिज्म होता है। और प्लेजरिज्म के लिए यूनिवर्सिटी की बड़ी एक स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं कि आप प्लेजराइज कंटेंट को जब भी असाइनमेंट्स में या मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल करेंगे तो योर मार्क्स विल बी डेफिनेटली डिडक्टेड। सो let us start from the introduction to literature. I will read and then I will explain. So, literature is defined as written works, for example, fiction, poetry, drama, and criticism, that are recognized as having important or permanent artistic value. Permanent artistic value are referred to as literature. So, this is one of the definition of literature. लिटरेचर को हम उर्दू में अदब कहते हैं, ठीक है। और अदब की मुख्तलिफ किस्म से तारीफ की जाती है, मुख्तलिफ किस्म से इसको डिफाइन किया जाता है। जैसे एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि रिटन वर्क्स, कोई भी चीज जो लिखी गई है, जैसे कि फिक्शन, फिक्शन में आपके पास अफसाना आ जाता है, नॉवल आ जाता है, शॉर्ट स्टोरी जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, या नॉवल कहते हैं। पोइट्री, शायरी, ड्रामा, आपको पता है, एंड क्रिटिसिज्म, तनकीद, दैट आर रिकग्नाइज्ड एज हैविंग इंपॉर्टेंट और परमानेंट आर्टिस्टिक वैल्यू। सिर्फ ऐसी चीज नहीं कि भाई बस आप किसी भी चीज को लिख दो तो हम उसको अदब कह देंगे, नहीं। उसके अंदर कोई अदबी सलाहियत भी होनी चाहिए, कोई आर्टिस्टिक वैल्यू भी, उसकी कोई इंपॉर्टेंस भी होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं लिटरेचर। दिस इज वन ऑफ द मेनी डेफिनेशंस ऑफ लिटरेचर। इसके अलावा लिटरेचर को ये भी कहा जाता है कि द बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स ऑफ अ कल्चर, लैंग्वेज, पीपल और पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड लिटरेचर। मतलब कि जो भी आपके लिखे हुए काम हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर कल्चर को, किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को, लोगों को, या उस वक्त को, या उस जमाने को, उस माशरे को, उस समाज को, उस सोसाइटी को, उसको भी अदब कहा जाता है, या इंग्लिश में अगर हम कहें तो लिटरेचर कहा जाता है। तो लिटरेचर बेसिकली, या अदब बेसिकली माशरे का अक्स है। इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, इट स्पीक्स अबाउट ह्यूमंस, इट टॉक्स अबाउट सोशल इश्यूज। तो हर जो चीज माशरे की निशानदेही करती है, उसको हम और उसकी एक सिग्निफिकेंस बयान करती है, उसको हम अदब कहते हैं। लिटरेचर परहैप्स स्टार्टेड विद मैन डिस्कवरिंग हिज एबिलिटी टू क्रिएट। ये लिटरेचर की अगर हम तारीख की बात करें तो अदब की इब्तदा तब से होती है जब इंसान ने कुछ तख्लीक करने की कोशिश की, कोई चीज क्रिएट करने की कोशिश की। When this happened, he realized that he could not only express his emotions in writing, but in the process convey messages of importance to society carefully hidden in beautiful words. अच्छा, लिटरेचर के दो पर्पज हैं। एक तो यह है कि अपने इमोशंस का इजहार करना। दूसरा यह है कि जो सोसाइटी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उनकी निशानदेही करना, उनको उजागर करना, लोगों तक पहुंचाना।
ही डिसाइडेड, ही से मुराद जो भी इंसान है, जब जो भी क्रिएटिव राइटर है, शायर है, या ड्रामा निगार है, या नावल निगार है, या अफसाना निगार है, he decided that he could play with words to entertain people who would read them. तो ये एक इंसान ने ये हम तारीख की बात कर रहे हैं कि लिटरेचर की जो इब्तदा हुई है, अदब की इब्तदा हुई है, कि जब इंसान ने ये सोचने लग गया कि भाई अगर मैं थोड़ा सा अल्फाज के साथ खेलूंगा तो लोग जो है उससे इंटरटेन हो सकेंगे, महजूज हो सकेंगे। सो इन द ओल्डर, ये ओल्डर नहीं है, ओल्डर है, इन द ओल्डर डेज डिस्टेंस वाज ऑफ कोर्स अ प्रॉब्लम, एंड सो मेंटेनिंग अ हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर वाज इम्पॉसिबल। आपको पता है कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो यूरोप के अंदर जो है वो 15वीं या 16वीं सदी में इजाद हुआ। उससे पहले जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। लोग जो है वो अगर कोई चीज लिखते भी थे तो पहले तो लिखा ही नहीं जाता था। जो पुराना अदब है हमारे पास, अगर हम अदब की तारीख देखें तो इंग्लिश लिटरेचर जो है, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, इट वाज बेसिकली ओरल। तो उसको नरेट किया जाता था, जैसे दास्तान की शक्ल में, किस्से की शक्ल में, कहानी की शक्ल में वो लोगों को बोल के सुनाया जाता था। हमारे अगर कल्चर की बात करें तो यहाँ पर भी जो हमारी लोक दास्तानें हैं, पुरानी फोकलोर्स हैं, उनको गा के सुनाया जाता था। लोग एक दूसरे का जो एक तफरीक का टाइम होता था, उनका जो लय टाइम होता था, तो लोग एक दूसरे को अगर शायरी सुनाते थे या कोई कहानी सुनाते थे, कोई किस्सा सुनाते थे, तो वो ओरल एक ट्रेडिशन था। सो वो उस वक्त लिटरेचर जो था वो ओरल था। लेकिन जब लिखा जाने लग गया तो क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, अगर किसी ने कोई नज्म लिखी है या कोई कोई ड्रामा लिखा है तो उसको दूसरी जगह मुंतकिल करना या एक जगह से दूसरे इलाके में लेके जाना निहायत ही मुश्किल अमल था। क्योंकि कॉपी कैसे किया जाता था कि एक चीज को सामने रख के उसी के साथ जो खतात होते थे, जो कैलीग्राफर्स होते हैं जिनकी लिखाई अच्छी है, तो वो दूसरे जगह पे लिख लेगा, फिर उसकी कॉपी एक और लिखेगा, तो कितने इंसान बार बार लिख सकता है। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो गया तो हम देखते हैं कि जो रीडर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा, एक ट्रेमेंडसली ग्रोथ हमें देखने में मिलती है रीडर्स के यहाँ 15 16 सेंचुरी ऑफ इंग्लैंड में, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आ गया था। अब लिटरेचर को बहुत ज्यादा फरोग मिलने लगा था। बहरहाल हम अभी ये एक आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू मिल रहा है लिटरेचर के बारे में। आगे चलते हैं। द फ्लिप साइड इज दैट वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ लिटरेचर टू रीड फ्रॉम, पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड राइटिंग इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम tackled literature differently. This has left us with books and creations that enrich our society, आर हेरिटेज एज अ रेस एंड अस। देखो अदब जो होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जमाने का या माशरे का या जिंदगी का अक्स होता है, ये उसकी अक्कासी करता है, उसकी रिफ्लेक्शन है। तो जैसे जैसे हम लिटरेचर पढ़ते हैं, जिस इलाके का हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम वहाँ की तारीख का पता चलता है, हमें वहाँ के सोशल इश्यूज का पता चलता है, हमें वहाँ के जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज हैं उसके बारे में पता चलता है। वहाँ पे जो कौम है वो उनका कल्चर क्या है, उनके कस्टम्स क्या हैं, उनके ट्रेडिशंस क्या हैं। तो जैसे जैसे वो वेरी करता जाता है वैसे वैसे लिटरेचर भी जो है वो वेरी करता जाए। अगर कल्चर बदलेगा, कल्चर में ये चीजें नई आएंगी, पुरानी चीजें मस्क होती जाएंगी, जाती जाएंगी, तो लिटरेचर में भी उसके असरात हमें देखने को मिलते हैं। और ये हर इलाके का एक मखसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करेंगे तो इंग्लैंड का जो लिटरेचर है वो डिफरेंट है। अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिकन लिटरेचर डिफरेंट होगा। कनाडा की बात करेंगे तो कैनेडियन लिटरेचर डिफरेंट होगा। आयरलैंड की बात करेंगे तो आयरिश लिटरेचर डिफरेंट होगा। पाकिस्तानी अदब की बात करेंगे तो पाकिस्तानी लिटरेचर जो है, इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो ये लिटरेचर डिफरेंट होगा। इस तरीके से इंडियन लिटरेचर डिफरेंट होगा, इस तरीके से बंगाली लिटरेचर डिफरेंट होगा, तो अफ्रीकन लिटरेचर डिफरेंट होगा, अरबिक लिटरेचर जो है वो डिफरेंट होगा। क्योंकि हर लिटरेचर जो है वो अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ यूनिवर्सैलिटी आपको नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी जुबान के, किसी भी कल्चर के अदब को पढ़ें तो कुछ थीम्स, कुछ यूनिवर्सल थीम्स हैं, जो यूनिवर्सैलिटी होती है वो आपको नजर आएगी। सारों में एक जैसी चीजें, यकसानियत आपको नजर आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि जिस भी जुबान का आप अदब पढ़ें उसमें आपको मोहब्बत का थीम, थीम ऑफ लव नजर आएगा, आपको थीम ऑफ डेथ नजर आएगा, आपको थीम ऑफ पॉवर्टी नजर आएगी, आपको थीम ऑफ आइसोलेशन, तन्हाई, ये नजर आएगी। तो ये सारे लिटरेचर में ये चीजें मौजूद होती हैं, क्योंकि ये एक इंसान की फितरत है और इंसान के इमोशंस हैं। और अदब जो है वो सिर्फ एक फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि एक फिक्शनल वर्ल्ड है,
फैंटेसी है और एक आइडियल वर्ल्ड है, असल में असल के साथ, हकीकत के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बल्कि अदब जो होता है, अदब का मकसद आपको एंटरटेन करना भी है, और अदब का मकसद माशरे की अक्कासी करना भी है। अदब का मकसद अपने इमोशंस का इजहार भी है। ठीक है, हम आगे जाके इसकी तफसील में देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि किस तरीके से लिटरेचर को डिफरेंट पोइट्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने डिस्कस किया है। ओके, सो दिस हैज लेफ्ट अस विद बुक्स एंड क्रिएशन, ये हमने पढ़ लिया। इवन द मोस्ट वोरेशियस रीडर कैन नेवर होप टू रीड ऑल द बुक्स आउट देयर। मतलब कि इतनी किताबें लिखी जा चुकी हैं कि अगर एक इंसान बहुत हद तक भी कोशिश कर ले, बहुत अच्छा रीडर भी हो, बहुत रीडिंग की हैबिट जिसकी बहुत अच्छी हो, जिसको रीडिंग का बहुत जुनून की हद तक शौक भी हो, वो भी सारी किताबें नहीं पढ़ सकता। ये एक इंसान के लिए जो है वो मुमकिन नहीं है कि वो जितनी किताबें लिखी गई हैं अदब के ऊपर, लिटरेचर में, वो सारी किताबों को पढ़ सके। तो लिटरेचर एंड राइटिंग, दो ऑब्वियसली कनेक्टेड, आर नॉट सिनोनिमस। अच्छा, लिटरेचर एंड राइटिंग, ये आपस में इनका ताल्लुक है, लेकिन ये सिनोनिम्स नहीं है, मतलब कि ये दोनों एक ही चीजें नहीं। एवरी पीस ऑफ राइटिंग इज नॉट लिटरेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, कि एवरी पीस ऑफ लिटरेचर, एवरी पीस ऑफ राइटिंग इज नॉट लिटरेचर। देखो, लिखी हुई हर जो चीज होती है उसको हम लिटरेचर नहीं कह सकते, उसको हम लिटरेचर नहीं कह सकते। हर लिखी हुई चीज, फॉर एग्जाम्पल न्यूज भी होती हैं, खबरें, उसको हम लिटरेचर नहीं कह सकते। अब ये नीचे बता रहा है, द डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर इज मेनली पर्सनल एंड स्कॉलर्स हैव अ डिसएग्रीमेंट रिगार्डिंग व्हेन रिटन रिकॉर्ड कीपिंग बिकेम मोर लाइक लिटरेचर। अब इसमें वो जो है स्कॉलर्स जो है, मुअर्रिखीन जो है, उनका इख्तलाफ पाया जाता है कि लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है। क्यों एक डेफिनेशन नहीं? क्योंकि हर इंसान, हर स्कॉलर जो है, हर राइटर जो है, हर शायर जो है, हर ड्रामा निगार, हर अफसाना निगार जो है, वो लिटरेचर को डिफरेंट अंदाज से देखते हैं कि अदब है क्या। जैसे मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई कि इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हैपनिंग अराउंड। इस तरीके से एक और डेफिनेशन ये है कि इट इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द पीपल। ठीक है, इट इज अ फिक्टिशियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ विच इज नॉट एग्जैक्ट रियलिटी बट नियर टू रियलिटी। इसमें बहुत से ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो हकीकत में नहीं होते। ठीक है, सिर्फ एक राइटर जो है वो एक तड़का सा लगाता है अपने रीडर को इंगेज करने के लिए। तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि another important fact to consider is that the historical development of literature was not even paced across the globe. ठीक है, the main hurdle in creating a uniform world history of literature is the disappearance of many texts over the millennia, either intentionally, by accident, or by the total vanishing of the originating culture. अच्छा, अब आप देखो कि अगर इंसान ये कहे कि लिटरेचर का आगाज कहाँ से हुआ था, तो वो या उसकी हिस्ट्री क्या थी, तो हम उसका प्रॉपर आगाज नहीं कर सकते किसी जगह से, किसी एक पॉइंट से कि भाई इस तारीख को पहली किताब लिखी गई थी, हम नहीं कर सकते। इंग्लिश की एक स्टोरी है जिसको कहा जाता है कि ओल्डेस्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, या ओल्ड इंग्लिश में, जिसका नाम है बेओवुल्फ। ठीक है, बेओवुल्फ पे मैंने बात की है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मेरी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको भी विजिट कर सकते हो। उसमें जो पहला लेक्चर है उसमें मैंने बात की है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि वो पूरी प्लेलिस्ट जो है वो एक पूरी लेक्चर सीरीज है जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड विजिट दैट एज वेल। आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो Beowulf is considered to be one of the oldest English poem, लेकिन वो किसने लिखी, कब लिखी गई, तारीख क्या थी, हमें उसके बारे में नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। लोगों ने बातें की हैं लेकिन हमें उसके बारे में कंफर्म नहीं पता। तो एक तो ये वजह है कि इतनी पुरानी तारीख है, इतना ज्यादा अदब लिखा गया है कि हमें उसके बारे में नहीं पता चलता। दूसरा एक वजह ये होती है कि हम इसकी हिस्ट्री को इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि काफी काम जो है वो गुम हो चुका है। ठीक है, वो गुम हो चुका है, तारीख से सफाए हस्ती से मिट चुका है, या कल्चर चेंज हो जाता है तो उसके साथ अदब भी चेंज हो जाता है, तो जो उसकी असल होती है वो हमें नहीं मिलती। तो ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लाइक द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ अदर नेशनल लिटरेचर्स हैव पेरिश्ड। तो कुछ काम हैं जो मौजूद हैं, बाकी जो है वो गुम हो चुके हैं। तो जो काम महफूज हैं वो आज भी हम उनको पढ़ते हैं, चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, किसी भी जुबान का अदब हो। तो लिटरेचर इंक्लूड्स बोथ रिटन एंड स्पोकन मटेरियल। ऑन अ ब्रॉडर लेवल लिटरेचर इंक्लूड्स, मैंने आपको पहले बता दिया, स्पोकन और
रिटर्न, दोनों मटेरियल जो है वो लिटरेचर काउंट करते हैं, लिटरेचर उसको कंसिडर किया जाता है। ऑन अ ब्रॉडर लेवल लिटरेचर इंक्लूड्स एनीथिंग फ्रॉम क्रिएटिव राइटिंग टू मोर टेक्निकल और साइंटिफिक वर्क, बट मोस्ट कॉमनली द टर्म रेफर्स टू वर्क्स ऑफ द क्रिएटिव इमेजिनेशन। तो लोग जो है वो साइंटिफिक वर्क्स और टेक्निकल वर्क को भी लिटरेचर कंसिडर करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो लोगों का जो इत्तेफाक है, इजमा है इस चीज पे, कि जो क्रिएटिव इमेजिनेशन हो, क्रिएटिव वर्क्स जो होते हैं जहाँ पे आपकी अपना आपका जहन लग रहा होता है और आप किसी चीज को आर्टिस्टिक अंदाज से बयान करते हो, सिर्फ हम उसको लिटरेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो शायरी होती है, जो अफसाना होता है, जो ड्रामा होता है, प्रोज कहते हैं नसर को, एसेज जिसमें आते हैं, नॉन फिक्शन जो होती है, तो उसको हम लिटरेचर कंसिडर करते हैं। सो लिटरेचर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आर्ट, व्हाट इज ट्रू इन पेंटिंग इज ट्रू इन लिटरेचर। अच्छा, लिटरेचर जब हम बात करते हैं लिटरेचर की, तो लिटरेचर के डिफरेंट जॉनराज हैं। ये वर्ड जेनरा नहीं है, GENRES, इसको हम बोलते हैं जॉनराज। ठीक है, लिटरेचर के डिफरेंट टाइप्स हैं या काइंड्स हैं जिसको हम जॉनरा बोलते हैं। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉनरा जो है वो है पोएट्री, शायरी, फिर है प्रोज, नसर, और उस प्रोज के अलावा नॉवल, ड्रामा। ठीक है, नॉवेल को असल में हम फिक्शन कहते हैं, फिक्शन, फिक्शन में फिर शॉर्ट फिक्शन आ जाती है जिसको शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। ये सारी चीजें हम ये आपका जो कोर्स है इसमें बेसिकली शॉर्ट स्टोरी और पोएट्री को फोकस किया गया है, क्योंकि ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए भी डिजाइन किया गया है जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का नहीं है। ओके, सो लिटरेचर इज सिमिलर टू आर्ट। आर्ट जो है, जिस तरह हम आर्ट की, आर्ट एक बहुत ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, आर्ट, ART, आर्ट। आर्ट में पेंटिंग भी आती है, आर्ट में म्यूजिक भी आता है, आर्ट में डांसिंग भी आती है। आर्ट को हम कहते हैं फन। ठीक है, फे और नून फन, उर्दू जुबान। तो फन और फनकार, आर्टिस्ट। ठीक है, इसमें आर्किटेक्ट, इसमें पेंटर, इसमें डांसर, इसमें सिंगर, इसमें म्यूजिशियन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो ये सब लोग जो है इनको हम आर्टिस्ट कहते हैं। ये सब आर्ट में ही आता है। तो इस तरीके से जो राइटर है वो भी आर्टिस्ट है, जो ड्रामा लिखता है, ड्रामा निगार है, या जो एक्टर है स्टेज पे परफॉर्म करता है, वो भी आर्टिस्ट है। ठीक है, जो गाना लिखता है, गीत लिखता है, वो जो लिरिक्स लिखता है वो भी आर्टिस्ट है, जो गाता है वो भी आर्टिस्ट है, जो उसके पीछे जो म्यूजिक देता है वो भी आर्टिस्ट है। ये सब आर्टिस्ट हैं और ये सब आर्ट की ही डोमेन में आते हैं। तो अ नॉवल इज नॉट एन इमिटेशन, इमिटेशन कहते हैं कॉपी को, और एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ लाइफ एज वी लिव। It is rather a selection of characters and events drawn from reading, observation, and experience and woven into an entirely new story. अच्छा, अब राइटर करता क्या है ये? हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर बाय टी शार्पर नॉल्सन, ये हमने रेफरेंस भी दिया हुआ है इसका, पेज नंबर 20 का। इसने ये बात की है कि नॉवल क्या होता है। इसने नॉवल को डिफाइन किया कि नॉवल सिंपल ये नहीं है कि जो माशरे में हो रहा है आप उसको एग्जैक्ट कॉपी कर लोगे, नहीं। आप अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द से कुछ कैरेक्टर्स को लोगे, ठीक है, रीडिंग से, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से। ये तीन चीजें होती हैं एक राइटर जो अपने जहन में रखता है बिलखसूस, अपनी रीडिंग, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, वो उनको शेयर कर रहा होता है। तो वो माशरे में से कुछ कैरेक्टर्स को ले लेता है, कुछ इवेंट्स को ले लेता है, कुछ अपनी इमेजिनेशन के साथ उसको एक स्टोरी की शक्ल में एक नई कहानी बना के बयान कर देता है। और इसमें जो माशरे के इवेंट्स हैं, जो सोशल इश्यूज हैं, उसको भी डिस्कस कर दिया जाता है। तो एजरा पाउंड एक मॉडर्न पोएट था 20th सेंचुरी का, जिसने कहा ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। ठीक है, ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज विद मीनिंग टू द अटमोस्ट पॉसिबल डिग्री। तो कहता है कि जो सबसे अजीम अदब लिखा जाता है, कोई कहानी, कोई शायरी, वो क्या है? वो सिंपली लैंग्वेज है, चार्ज विद मीनिंग, लेकिन उस जुबान, ऐसी जुबान जिसके मीनिंग्स जो हैं वो कुछ और हैं। मतलब मैं अगर आपके साथ कोई आम बात कर रहा हूँ, मुकालमा कर रहा हूँ, तो मेरी बात जो है वो आपको समझ आ रही है। लेकिन राइटर जो है, वो जो बात कर रहा है उसको समझने के लिए हमें बिटवीन द लाइंस देखना पड़ेगा। हमें उस वक्त की सोसाइटी को देखना पड़ेगा, उस वक्त के कल्चर को देखना पड़ेगा, हमें राइटर के बारे में जानना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि अभी वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। लिखा तो उसने ये है, लेकिन हो सकता है उसका कहने का मतलब ये होगा। जैसे हम स्कूल कॉलेज में किसी शेर की तशरीह करते, हम कहते हैं कि भी इस शेर में शायर जो है, हो सकता है वो ये बात बयान करना चाह रहा है। ठीक है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन हम उसको इंटरप्रेट करते हैं। हम उसको, एक होता है मीनिंग डिराइव करना, ठीक है, चीजों को बस इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर लेना।
एक होता है कि इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट से मुराद उस टेक्स्ट से, मतलब टेक्स्ट इज एनीथिंग विच इज रिटन, जिसको आप एनालाइज कर रहे होते हो। तो इंटरप्रेट आप कर रहे होते हो शायरी को या नॉवल को या ड्रामे को या अफसाने को, जिसमें आप देखते हो कि राइटर हो सकता है ये बात कहना चाह रहा हो। तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो कि आपको क्या लगता है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है, शायर क्या बात करना चाह रहा है। So the above statement from Pound tells us that great literature leaves with some meanings. ठीक है, कि great literature leaves with some meaning. Meaning to what? To life. Thus literature gives answer to our questions about life. जिंदगी के बारे में अदब जो है वो हमें जवाब, उसके सवालों के जवाब देता है। वो सवाल क्या है कि it tells us that in the journey of life ओनली वी आर नॉट द फाइटर्स। जब आप अदब पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि लोगों की कितनी मुश्किलात, कितनी मुश्किल जिंदगी गुजरी, लोग कितनी मुश्किलात से गुजरते हैं। आपको पता चलता है कभी आप अकेले नहीं हो जो मुश्किल का सामना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिंदगी में उदास हो, तो आप जब शायरी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है यार तो मेरे से ज्यादा उदास है, इतनी सैड पोएट्री कर रहा है। वो क्या चीज है जो हम रिलेट करते हैं अपने आप को किसी किरदार से। आप कोई ड्रामा देखते हो तो आपको रोना आ जाता है, आप कोई मूवी देखते हो, किसी कोई डायलॉग आता है, कोई सीन आता है, तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। वो क्या चीज है? ठीक है, क्योंकि वो ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आप अपने आप को कहानी के किसी किरदार के साथ रिलेट कर रहे हो, इसलिए आपकी आंख से आंसू निकल आते हैं। आपको, आप महसूस करते हो उसका गम, उसकी खुशी आप महसूस कर रहे हो। तो यही असल में पर्पज है लिटरेचर का। देर आर मिलियंस आउट देयर स्ट्राइविंग लाइक अस टू कैरी ऑन विद द फ्लो ऑफ लाइफ। हर इंसान जो है अपनी जिंदगी में अपने अपने मसाइल में चल रहा है, हम सिर्फ अकेले नहीं। फीलिंग डिफरेंट शेड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के मुख्तलिफ मराइल से वो गुजर रहा है। इंजॉइंग लाइफ इन इट्स फुलेस्ट एंड सफरिंग द डीपेस्ट ऑफ मिजरीज। ठीक है, उसकी जिंदगी में खुशियां भी आती हैं और गम भी आते हैं। सो लिटरेचर हेल्प अस टू आइडेंटिफाई विद अदर्स इन द ग्लोब, मतलब दुनिया। ठीक है, यूनाइट्स अस विद द रेस्ट ऑफ मैनकाइंड, मतलब हम सारे को देखते हैं कि ये एक इंसान के साथ ये मसाइल दरपेश होते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि एरिस्टोटल ने कहा था, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर था, उसने कहा था कि लिटरेचर और हिस्ट्री में फर्क है। हिस्टोरियन का काम होता है फैक्ट्स बताना कि माजी में क्या हुआ था, जबकि जो राइटर है या पोएट है या ड्रामा निगार है, आर्टिस्ट है, उसका काम है कि क्या हो सकता है, माजी में क्या हुआ था ये काम बताना राइटर का काम नहीं है। ये काम बताना हिस्टोरियन का है, वो हिस्ट्री फैक्ट्स पे लिखता है। ठीक है, लेकिन राइटर जो है, ड्रामा निगार जो है, आर्टिस्ट जो है, अफसाना निगार है, पोएट है, नॉवेलिस्ट है, ड्रामाटिस्ट है, वो ये कहता है कि क्या क्या चीजें मुमकिन हैं। जब आप कोई कहानी देखते हो तो आप सोचते हो है ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लोग ऐसे भी होते हैं, किसी के साथ इतना दुख, किसी के साथ ये तकलीफ भी किसी को मिल सकती है, कोई इतना खुश भी हो सकता है, किसी को ये चीज भी जिंदगी में मिल सकती है। तो ये मुमकिनात और इम्कानात का नाम जो है वो अदब कहलाता है असल। तो ये एरिस्टोटल का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपके सामने रखा गया। तो लिटरेचर हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई विद अदर्स इन द ग्लोब। अच्छा, उसके बाद रीडिंग लिटरेचर बुक्स गिव्स अस मैच्योरिटी एंड मे सॉल्व द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। हमें अक्सर जिंदगी के बारे में बहुत सी चीजें हमारे सामने ऐसी आती हैं कि जहां पर हम कश्मकश का शिकार हो जाते हैं, हम सोचने, हम डायलामा में चले जाते हैं और हमें लगता है कि भाई क्या ये क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है दर हकीकत। तो जैसे जैसे आप अदब पढ़ते हो, आपकी जिंदगी में ठहराव आने लगता है, आपकी जिंदगी में एक सुकून आने लगता है। ठीक है, आप अच्छा अदब पढ़ो। अच्छा अदब, बुरा अदब क्या होता है ये भी हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। बहरहाल, आप लिटरेचर की जब आप बुक्स पढ़ते हो, किताबें पढ़ते हो, तो आपका एक माइंड जो है आपका, वो उसको जो हॉरिजन है वो ब्रॉड हो जाता है और आप चीजों को जज कर सकते हो। जज से मुराद ये है कि आप देख सकते हो कि ये चीज ऐसी है और ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है। ठीक है, और आप उसके कॉजेज की तरफ जाने लगते हो। आप जो उसकी जो डीप मीनिंग्स हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग आप आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ डेवलप करने लग जाते हो। तो ये एक लिटरेचर का बहुत बड़ा जो है, आप कह लो सिग्निफिकेंट रोल है जो हमारी लाइफ में होता है। आप जितना मर्जी कहो कि भाई मैं किताब पढ़ता हूँ, मेरे जेहन पे कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा मुमकिन ही नहीं। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आज कोई पिक्चर देखते हो, कोई वीडियो देखते हो, उसका इंप्रेशन आपके जेहन पर नहीं पड़ता, यह आप मुमकिन ही नहीं ऐसा हो, ऐसा ना हो।
तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक अदब पढ़ो, आप कोई मूवी देखो, आप कोई ड्रामा देखो, कोई फिल्म देखो, और उसका असर आपके इम्प्रेशन या असर उसका आपके जहन पे, आपकी जिंदगी पे ना पड़े? ये मुमकिन नहीं है। So literature helps us to create an interest in life as we see it. It helps us experience life in all its color and vastness. जब आप लिटरेचर पढ़ रहे होते हो तो ना कि सिर्फ आप अपने कल्चर को देख रहे होते हो, ना कि सिर्फ आप अपनी जिंदगी के बारे में जान रहे होते हो, बल्कि आप देखते हो कि भी बाकी लोगों की जिंदगी में भी क्या क्या चीज हो सकती है। तो आप हर चीज को एक्सपीरियंस कर रहे होते हो थ्रू समवंस एक्सपीरियंस। किसी और के एक्सपीरियंस से आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, किसी और के ऑब्जर्वेशन से आप चीजों को ऑब्जर्व करने लगते हो। सो इन आवर जर्नी ऑफ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट लिटरेरी टेक्स्ट वी मीट डिफरेंट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। हमें मुख्तलिफ किरदार मिलते हैं जो हमें सिखाते हैं, बहुत सी चीजें सिखाते हैं। ठीक है, वो हमारे दुख में हमारे साथ, आप उनके साथ शेयर करते हो अपने दुखों को। इस तरीके से वो डिफरेंट लेवल्स में आपके स्पिरिट को हाई करते हैं। डिफरेंट, कोई खुशी का करेक्टर होगा तो आप भी खुश हो जाओगे, कोई गम का करेक्टर होगा तो आप भी गमगीन हो जाओगे, किसी की डेथ की बात आएगी तो आप भी अपनी डेथ के बारे में सोचने लग जाओगे। तो ये इंसान जो है अपने आप को जब किरदारों के साथ रिलेट करता है तो अपने आप को भी किसी कहानी का एक किरदार ही तस्वर करता है, और वो कहानी दर हकीकत आपकी असली जिंदगी होती है। तो ह्यूमैनिटी इन ऑल इट्स शेड्स इज इन encompassed in literature, sorrows, happiness, wars, birth, death. Literature enriches personal experiences and adds wisdom to even ordinary events. Literary text can even revolutionize our life by helping us grow through our literary journey and enabling us to see everyday events in new light. ठीक है। अच्छा, अब ये जो अगला पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि हाउ लिटरेचर पोर्ट्रेज अ कल्चर। सो इट पोर्ट्रेज अ कल्चर मोर इलेबोरेटली देन हिस्टोरिकल और कल्चरल आर्टिफैक्ट्स डू, बिकॉज इट डील्स डायरेक्टली विद लैंग्वेज एंड पीपल। ठीक है, कि इसमें इंसान की बात भी हो रही है और जुबान की बात भी हो रही है। हिस्ट्री मैंने आपको बताया वो बड़ी फैक्चुअल होती है, सेटिंग एक डेट्स के साथ, तारीखों के साथ, नामों के साथ, वाकयात के साथ। लेकिन लिटरेचर जो है वो बहुत इलेबोरेट करके बताता है चीजों को। ऑथर्स मैसेज इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कहानी है, फॉर एग्जाम्पल एक गिलास है आपके पास, एक गिलास में आधा गिलास का पानी है। आपसे मैं पूछता हूं कि ये क्या है, आप कहते हो कि ये आधा गिलास पानी का आधा गिलास है। एक और लड़के से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि ये आधा गिलास जो है इसमें पानी नहीं है। एक इंसान देख रहा है कि इसमें आधा गिलास पानी है और दूसरा इंसान देख रहा है कि इसमें आधा गिलास पानी नहीं है। तो इसका मतलब एक ही गिलास है, उतना ही पानी है, लेकिन दो लोगों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं कि अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। ये चीजें हर जगह पे लोग बातें करते रहते हैं। फिर कैसे एक अदब दूसरे अदब से मुख्तलिफ है? सिर्फ बयान करने का अंदाज बदल जाता है, स्टाइल बदल जाता है, अल्फाज बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं, चीज वही होती है। मतलब कि हजारों साल पहले एक कहानी लिखी गई है अगर मोहब्बत के मौजू पर, आज भी लिखी जाती है। फर्क क्या है? अंदाजे बयां बात बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नहीं बात। थीम ऑफ डेथ पहले भी है, आज भी है। फर्क क्या है? कि अंदाज बदल गया, अल्फाज बदल गए, किरदार बदल गए। ठीक है। सो द ऑथर्स मैसेज इज इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। आज हम रीडर जो है हम भी एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, किसी को उसके अंदर फेमिनिज्म नजर आएगा, किसी को मार्क्सिज्म नजर आएगा। ये सारी चीजें थ्योरीज हैं जब हम थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं। चश्मा है असल में। आप लाल चश्मा लगा के टेक्स्ट को देखोगे तो आपको सब कुछ लाल नजर आएगा, आप काला लगा के देखोगे तो आपको सब कुछ काला नजर आएगा, आप नीला लगा के देखोगे आपको सब कुछ नीला नजर आएगा। सो देयर आर डिफरेंट लेंसेज, जिसको हम थ्योरीज कहते हैं, जिसको हम इंटरप्रिटेशन टूल्स कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज कहते हैं, वर्ल्ड व्यू कहते हैं। जिस लेंस का आप इस्तेमाल करोगे उससे आप अदब को देखोगे तो आपको अदब में वही रंग नजर आएंगे। ठीक है। सो द डिकोडिंग ऑफ द टेक्स्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ डिफरेंट लिटरेरी थ्योरीज यूजिंग अ मिथोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और एनी अदर अप्रोच। अब हम जब लिटरेरी टेक्स्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें मिथोलॉजी का क्या एलिमेंट है, उसमें सोशल साइंसेस का, सोशियोलॉजी का क्या एलिमेंट है, उसमें साइकोलॉजिकल क्या एलिमेंट है, उसमें हिस्टोरिकल क्या एलिमेंट है। जिस लेंस से आप चीजों को देखना चाहते हो आपको वो मिल जाता है। ठीक है। तो वट एवर क्रिटिकल स्टैंडर्ड वी यूज फॉर आर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी लिटरेरी टेक्स्ट, an artistic quality to the works always remains the same. So literature is never confined to single culture or country. लिटरेचर जो है या अदब जो है
वो किसी सिंगल कल्चर या कंट्री को रेस्ट्रिक्ट महदूद होके नहीं रहता। क्योंकि देखो एक जगह का अदब है, वो कभी ट्रांसलेट हो जाता है, दूसरे लोग भी उसको पढ़ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर पाकिस्तान में रह के इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में रह के हम इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी कर रहे हैं, तो आप देखो ना कि कल्चर वहां का था, लिटरेचर वहां का था, जुबान वहां की थी, क्या वो वहां पे कन्फाइंड तो नहीं होगी ना? सात समंदर पार उनका अदब हम पढ़ रहे हैं, हमारा अदब जो है वो वहां पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो कभी भी लिटरेचर जुबान या किसी कल्चर या किसी कंट्री में कन्फाइंड नहीं होता। इट स्पीक्स टू अस रिगार्डलेस ऑफ आवर रेस, कल्चर और कंट्री। ठीक है, हमारा कंट्री क्या है जरूरी नहीं है, वो ह्यूमन इमोशंस हर जगह एक है। यूनिवर्सैलिटी जो मैंने आपसे बात की यूनिवर्सैलिटी पे, कि यूनिवर्सल है लिटरेचर जो है वो यूनिवर्सल है। जुबान कोई भी हो, उसके अंदर जो उसके थीम्स हैं, थीम ऑफ लव, मोहब्बत करने वाले लोग वहां पर भी हैं यहाँ पर भी हैं, नफरत वहां पर भी है यहाँ पर भी है, हसद यहाँ पर भी है वहां पर भी है, गुस्सा इंसान की फितरत में है यहाँ पर भी है वहां पर भी है। जो भी ह्यूमन इमोशंस हैं वो यूनिवर्सल हैं। अल्लाह ताला ने बाय नेचर जो चीजें इननेट बनाई हैं, इंसान के अंदर तख्लीक की हैं, वो हर जगह एक जैसी हैं, यकसा हैं। तो इसमें यकसानियत आपको यूनिवर्सैलिटी नजर आती है, यूनिटी नजर आती है। So English literature is the literature written in English language, including literary works in English by writers not just from England but also from other countries. ठीक है, इसमें हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंग्लिश लिटरेचर से मुराद ये है कि दोज राइटर्स हु आर ब्रिटिश, नहीं। अंग्रेजी जुबान में जिसने लिखा है, अंग्रेजी जुबान में जिसने भी लिखा है, उसके काम को हम इंग्लिश लिटरेचर में ही कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इधर कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं कि बड़ा एक फेमस राइटर है जोसेफ कॉनरेड। जोसेफ कॉनरेड ने एक बड़ा मशहूर नावल लिखा, हार्ट ऑफ डार्कनेस। ठीक है, वो पोलैंड से बिलोंग करता है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है इसने, बड़ा कमाल का नावल। रॉबर्ट बर्न्स जो है वो स्कॉटिश था, जेम्स जॉयस जो है वो आयरिश है, डायलन थॉमस जो है वो वेल्श है, एडगर एलन पो जो है वो अमेरिकन है। ठीक है, इस तरीके से ट्रिनिडाद के, फिर ये एंटोन शीकॉफ और व्लादिमीर नबोकॉफ, ये रशियन थे। बहुत ज्यादा लिखा जा रहा था। तो इंग्लिश लिटरेचर इज एज डाइवर्स एज द वैरायटीज एंड डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश स्पोकन अराउंड द वर्ल्ड। So, despite the variety of authors of English literature, the works of William Shakespeare remain paramount in all literary circles. विलियम शेक्सपियर पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हु वाज विलियम शेक्सपियर पे। ठीक है, कि विलियम शेक्सपियर कौन था। He is considered to be one of the finest dramatists in English language in the history of English literature. अच्छा, आगे चलते हैं कि लिटरेचर हैज टू मेजर एस्पेक्ट्स। One is of simple enjoyment and aesthetic appeal to the senses, and other is of analysis and exact description of the prevailing condition of society in general and man in particular. तो ये इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लिटरेचर के दो एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, पहला एस्पेक्ट ये है कि वन इज ऑफ सिंपल इंजॉयमेंट एंड एस्थेटिक अपील टू द सेंसेस। ठीक है, आप अदब को पढ़ते हो, आप लिटरेचर को पढ़ते हो और आप उसको एंजॉय करते हो, इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। तो ये तो इसका वन एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट इसका ये है कि इज ऑफ एनालिसिस एंड एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिवेलिंग कंडीशन, कि जो कंडीशन सोसाइटी में हो रही है, जैसे कि मैंने पहले ही बात की है, इन जनरली जो सोसाइटी में हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है लिटरेचर। तो ये सेकंड एस्पेक्ट है। और मैन इन पर्टिकुलर, के इंसान के जो इमोशंस हैं बिलखसूस, उसकी जो है निशानदही करता है अदब, लिटरेचर। सो स्टडिंग लिटरेचर with these two aspects provide us an opportunity to experience entirely new worlds. Like when a song appeals to the ear or a noble book to the heart, we discover a new world for the moment. At least a completely new world which is very different from our own world, and it seems that we are in a place of dreams and magic. ठीक है, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा, एवरी टाइम वी रीड लिटरेचर वी गेन समथिंग फ्रॉम इट दैट वी डिड नॉट हैव बिफोर। जब भी आप कुछ पढ़ते हो तो इंसान जब भी कोई नई चीज पढ़ता है तो उसको जरूर सीखता है। इवन रीडिंग द सेम टेक्स्ट एट डिफरेंट स्टेजेस इन आवर लाइफ ऑफर्स अस मीनिंग्स वी मिस्ड द फर्स्ट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कहानी पढ़ते हो जब आप 10 साल के थे,
या 15 साल के थे, और वही कहानी आप जब पढ़ते हो 30 साल की उम्र में। लेट्स सपोज कि मैंने अगर एक कहानी 10 साल पहले पढ़ी, जब मैं नौजवान था, तो वो कहानी मुझे इतनी अपीलिंग नहीं लगती। लेकिन जब मैं 10 साल बाद जवान होकर पढ़ता हूँ, तो उस कहानी से मुझे डिफरेंट सबक जो है वो मिलते हैं। डिफरेंट चीजों को मैं जो पहले नहीं समझ पा रहा था, आप समझ पा रहा हूँ। 10 साल बाद मैं इस कहानी को पढ़ूंगा तो हो सकता है कि मेरी समझ तब्दील हो जाए। तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे इंसान में मेच्योरिटी आती जाती है, जैसे जैसे उसकी एक्सपीरियंसेस, उसकी ऑब्जर्वेशंस बढ़ती रहती हैं, जैसे जैसे उसके सोशल रिलेशंस बदलते रहते हैं समाज के साथ, दुनिया के साथ, लोगों के साथ, वैसे वैसे उसके जो लिटरेचर को समझने की जो सलाहियत है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो भी बढ़ती जाती है, चेंज होती जाती है, इवॉल्व। तो ये एक आप कह सकते हो कि एक इवॉल्विंग एस्पेक्ट है इंसान की जिंदगी का, कि वो वक्त के साथ साथ इवॉल्व हो रहा होता है, आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। तो लिटरेचर इज अ ट्रू and beautiful expression of life. So it is a true and beautiful expression of life. It is the written record of a person's thoughts, emotions, feelings and experiences which would never fade. तो ये बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपके सामने। अच्छा, अब मेजर जॉनरास जो है इंग्लिश लिटरेचर के, इस पे मैंने आपके सामने नाम रखे हैं, हम इसकी तफसील में चलते हैं अभी। पहला है पोएट्री, फिर है ड्रामा, फिर है नॉवल, फिर है प्रोज। पोएट्री मतलब कि शायरी, ठीक है। ड्रामा, प्ले, या जिसको ड्रामा कहा जाता है। नॉवल और प्रोज। प्रोज में एसेज या नॉन फिक्शन जो होती है, उसको कंसिडर किया जाता है। पोएट्री पे चलते हैं। द टर्म पोएट्री इज हार्ड टू डिफाइन, बट वी कैन से दैट पोएट्री इज एन इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस expressed through meaning, sound and rhythmic language and evokes an emotional response। इसको मैं थोड़ा सा आपके सामने वाजे कर देता हूँ कि पोएट्री जो है, इसकी तारीफ करना, शायरी को डिफाइन करना, इसकी तारीफ करना मुश्किल है। बल्कि लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पोएट्री इज एन इमेजिनेटिव अवेयरनेस ऑफ एक्सपीरियंस। आपने एक चीज को एक्सपीरियंस किया जिंदगी में, ठीक है, और उसके बाद आप अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हो, और उसको अपने अपनी इमेजिनेशन को प्लस योर एक्सपीरियंस को आप कन्वर्ट करते हो अल्फाज में। लेकिन वो अल्फाज सादा अल्फाज नहीं है। इट मस्ट हैव सम मीनिंग, इट मस्ट हैव सम साउंड, सम म्यूजिक इन इट, ठीक है। एंड इट मस्ट हैव अ रिदमिक लैंग्वेज। आपकी जो लैंग्वेज है उसमें एक रिदम होना चाहिए, एक बहर होनी चाहिए। एंड इट मस्ट इवॉक्स एन इमोशनल रिस्पॉन्स, कि आप अपने जज्बात की अक्कासी कर रहे हो, अपने जज्बात के बारे में बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप, एक बात है, एक शेर है कि हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, हर हाल में रहा जो तेरा आसरा मुझे, मायूस कर सकाना हुजूम बला मुझे। अब आप देख रहे हो, ये एक पोइट्री जो है, उसमें एक आपको एक म्यूजिक नजर आता है, एक रिदम, एक मीटर नजर आता है। या मैं किसी अलामा इकबाल का कोई शेर आपके सामने रखता हूँ कि इकबाल कहता है, अफसोस सद अफसोस के शाहीन न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, ठीक है। तकदीर के काजी का ये फतवा है अजल से, है जुर्म ज़ईफी की सजा मर्ग मफाजात। अब आप देखते हो कि ये जो वर्ड्स होते हैं, इनमें एक साउंड है। आप जितने भी सॉन्ग्स सुनते हो, आप गजलें सुनते हो, जितने भी आपके म्यूजिकल सॉन्ग्स होते हैं, जो लिरिक्स होते हैं, उसकी एक कंपोजिशन होती है। जो म्यूजिक कंपोजर होता है वो एक धुन बनाता है, ट्यून बनाता है। आप देखते हो कि अक्सर नॉवल जो होता है या ड्रामा जो होता है, उसको गाया नहीं जाता, लेकिन पोएट्री को गाया जाता है। क्यों गाया जाता है? क्योंकि इनकी अल्फाज की अरेंजमेंट्स, एक उसमें एक रिदम होता है, एक म्यूजिक होता है, उसमें एक मीटर होता है कि कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना, ठीक है। ये एक रिदम इसको कहा जाता है। शायरी जो है वो मुख्तलिफ बहरों में की जाती है, एक म्यूजिकल अंदाज से की जाती है। सो पोएट्री मस्ट इम्प्लॉयज मीटर एंड राइम। ये हम आगे जाके देखते हैं, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। कुछ पोइट्स हैं जो मीटर और राइम का ख्याल नहीं भी करते। पोएट्री इज एन ओल्ड फॉर्म। ओल्ड फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि पहले सबसे पुरानी जो फॉर्म थी लिटरेचर की, ज्यादातर लोग शायरी की शक्ल में बात करते थे और ओरल ट्रेडिशन था। इज एन ओल्ड फॉर्म एंड हैज गॉन थ्रू
न्यूमरस एंड ड्रास्टिक री इन्वेंशन ओवर टाइम। जैसे जैसे साल सदियों के बाद वक्त के साथ साथ पोएट्री की जो हालत है वो भी बदल गई। पहले लोग बहुत तवील कहानियां शायरी की शक्ल में सुनाया करते थे, जिनको हम एपिक कहते हैं, एपिक पोइम्स। ये लॉन्ग नैरेटेड पोइम्स हैं जिसमें देवी देवताओं के किस्से होते हैं, जिसमें किसी हीरो का होगा, कोई एडवेंचर होगा, उस जिसमें मिथ, ग्रीक मिथ, रोमन मिथ, हिंदू मिथ, इजिप्शियन मिथ, बेबीलोनियन मिथ, सुमेरियन मिथ, पुरानी जो मिथोलॉजीज हैं, मिथ्स हैं, उनका रेफरेंस होगा। ठीक है। उसमें जो कोई सुपर नेचुरल मॉन्स्टर्स होंगे, कोई बलाएं, कोई चुड़ैलें, कोई जादू का एलिमेंट होगा। इस तरह की ऐसा ऐसा शायरी आते 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 अब आज आप देखते हो कि किस तरह के आपके सामने गाने आते हैं, किस तरह के गीत आते हैं, किस तरह की पोइट्री होती है। तो ये वक्त के साथ साथ एक इवॉल्व होती गई। सो पोइट्री इंक्लूड्स whatsoever of painting can be made visible to the mind's eye, and whatsoever music can be conveyed by sound and proportion without singing or instrumentation। अच्छा, ये कहता है पोएट्री इंक्लूड्स व्हाटसोएवर ऑफ पेंटिंग कैन बी मेड विजिबल टू द माइंड्स आई। पेंटिंग जब हम कोई देखते हैं ना, पेंटिंग, तो माइंड्स आई, ठीक है। इकबाल का एक शेर है, वो कहता है दिले बीना भी कर, आई थिंक ये इकबाल का ही है, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना, दिल की बीनाई, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर। कि इंसान की जो आंख से इंसान जो देख सकता है, ये वो रोशनी नहीं है जो दिल की रोशनी। तो आपकी जो इनर आई है, जो आपका माइंड है, वो पेंटिंग को देखता है या किसी आर्ट को देखता है या लिटरेचर को देखता है, पोएट्री को देखता है, तो वो क्या कहता है? तो कहता है कि जिस तरह पेंटिंग है ना, पेंटिंग कैन बी मेड विजिबल टू द माइंड्स आई, एंड व्हाटसोएवर ऑफ म्यूजिक कैन बी कन्वेड बाय साउंड। कि म्यूजिक जो होता है वो कुछ जैसे कन्वे करता है आवाज के जरिए, विदाउट सिंगिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन। कि कोई सिंगिंग, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ना हो, ठीक है, उसमें कोई सिंगिंग ना हो। मतलब कि पोएट्री जो है वो पेंटिंग का भी काम कर रही है और म्यूजिक का भी काम कर रही है। ठीक है। एक शायर, शेर जो होता है उसके अंदर आपको म्यूजिक भी नजर आता है, और जब आप उस शेर को पढ़ते हो तो उसमें आपको एक तस्वीर भी नजर आती है, इमेजरी जिसको हम कहते हैं। हम आगे जाके एग्जांपल देखेंगे इसकी। आप लोगों ने एक बड़ी मशहूर पोएम पढ़ी है, डैफोडिल्स। विलियम वर्ड्सवर्थ की बड़ी मशहूर जमाना पोएम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स होते हैं नरगिस के फूल, गुले नरगिस जिसे कहा जाता है। अब उसमें जब शायर आपको कहता है कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, उसकी वो स्टार्ट ही ऐसा है ना कि आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है। अब आपके जहन में एक बंदा आ गया, आपके जहन में आता है कि भी कोई शख्स है एज अ क्लाउड। आपके जहन में बादल आ जाते हैं कि बादल जैसे वंडर कर रहे होते हैं, बेमकसद ऐसे चल रहे होते हैं, तो आपके जहन में ये आ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जब ये कहता है फ्लटरिंग एंड डांसिंग, टोजिंग देयर हेड्स, ठीक है, या गोल्ड आई सो अ क्राउड ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो आपके सामने आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि आपके सामने बहुत ज्यादा जो है वो पीले रंग के या गोल्डन रंग के जो है वो डैफोडिल्स के फूल आ जाते हैं, और साथ नदी है। ठीक है। और वो डैफोडिल्स के जो फूल हैं वो ऐसे ऐसे झूम रहे हैं, टोजिंग अप देयर हेड्स, दे आर डांसिंग। तो पोएट जो है वो मुख्तलिफ किस्म की डिवाइसेस का, लिटरेरी डिवाइसेस का, ये फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, ये यकीन दिलाने के लिए कि रीडर जो है वो उस चीज को इमेजिन कर सके। तो एक इमेजरी का भी एलिमेंट है, मतलब पेंटिंग का जो काम था तस्वीर का, तो हमारे सामने एक तस्वीर आ जाती है, हम इमेजिन कर लेते हैं। तो शायरी जो है ये एक बहुत पावरफुल जॉनरा है। बहुत कम अल्फाज में आप बहुत गहरी बातें कर सकते हो शायरी के जरिए। इसकी एग्जांपल हमारे सामने शेक्सपियर की है इंग्लिश लिटरेचर में। उर्दू लिटरेचर की बात की जाए तो अल्लामा इकबाल छोटी छोटी शेरों में, शायरी में, छोटे छोटे अशार में कितनी बड़ी बात कर देते इकबाल, और उसको हम कितनी देर समझाते रहते हैं, लोग हम उसको समझने की कोशिश करते रहते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ पर्टिकुलरली पोएट्री। कि पोएट जो है पोएट्री का मीडियम इस्तेमाल करता है, बहुत कम अल्फाज में बहुत गहरी बात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, बहुत कम अल्फाज में मुख्तसर अंदाज से। प्रोज क्या है? प्रोज इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम पोएट्री, ये मुख्तलिफ है पोएट्री से, बिकॉज ऑफ इट्स कंप्लीट लैक ऑफ एनी मेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें मीटर नहीं होता, जैसे वो बहरे हैं शायरी की, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इसमें नहीं होते, इसमें कोई म्यूजिक नहीं है, एंड वैरायटी ऑफ रिदम शिदम, इसमें ये चीजें नहीं है, एंड हैज अ क्लोजर कोरेस्पॉन्डेंस टू द पैटर्न्स ऑफ एवरीडे स्पीच
जिस तरीके से आम इंसान मुकालमा कर रहा है, बात कर रहा है, कोई ऐसे जो होता है ऐसे, उसको हम शामिल करते हैं प्रोज में। ठीक है। ड्रामा जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ड्रामा इज अ प्रोज और वर्स कंपोजिशन। ये वर्स की शक्ल में भी होती है, प्रोज की शक्ल में भी होती है, डायलॉग्स जो होते हैं। जैसे शेक्सपियर के अक्सर ड्रामा जो है वो पोएटिक फॉर्म में, especially one that tells a serious story intended for representation by actors who mimic the characters and perform the dialogues. Mimic करना होता है कॉपी करना, the characters and perform the dialogues and actions of the written narrative. A drama is the imitation of a complete action adapted to the sympathetic attention of man, developed in a succession of continuously interesting and continuously related incidents, acted and expressed by means of speech and symbols, actualities and conditions of life. अच्छा, ड्रामा जो है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि ड्रामा इज अ जॉनर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विच इज यूज्ड टू परफॉर्म टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ स्टेज। ड्रामा जो है वो इसलिए लिखा जाता था ताकि स्टेज पर परफॉर्म किया जाए। ठीक है। अब हमारे यहाँ उस तरह का थिएटर नहीं है दुनिया में, क्योंकि अब डिजिटल मीडिया आ गया है, अब फिल्म आ गई है, ड्रामा टीवी आ गया है। तो ड्रामा बेसिकली स्टेज के लिए बनाया जाता था। पूरे ऑडियंस को ऐसे इकट्ठा करके लोग बैठते थे, स्टेज पे मुख्तलिफ किरदार आएंगे, वो एक्टिंग करेंगे, अदाकारी करेंगे, और किसी स्पेसिफिक एक थीम होगा या उसके इर्द गिर्द वो स्टोरी रिवॉल्व करेगी। ग्रीक ट्रेजेडी जो है वो बड़ी मशहूर है, ग्रीक ड्रामा जो ग्रीक थिएटर बड़ा मशहूर है। ड्रामे की अगर हम तारीख की बात करें तो उसकी तारीख हमें मिलती है ग्रीक्स के यहाँ, यूनान यूनान में मिलती है, एथेंस में। ठीक है। उसके बाद वहीं से ड्रामा जो है आगे इवॉल्व होता गया। उस वक्त के जो मशहूर ड्रामा निगार थे, सोफोक्लिस और इस तरह के लोग, जिन्होंने इडिपस रेक्स और ये प्लेज लिखे, तो ये बड़े मशहूर थे। इंग्लिश थिएटर में अगर आप देखो जो जो शेक्सपियरियन थिएटर था, वो बहुत बड़ा, आप तो कह लो कि अदब के अंदर एक निहायत ही अहमियत का हामिल शेक्सपियर। मैंने आपको पहले ही बताया कि विलियम शेक्सपियर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ड्रामाटिस्ट एंड पोएट इन द वर्ल्ड, एंड पर्टिकुलरली इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ड्रामा में क्या होता है कि एक्शन होता है, डायलॉग्स होते हैं। ये पोएट्री की शक्ल में भी है, प्रोज की शक्ल में भी है। इसमें डायलॉग्स हैं, कॉन्वर्सेशन है, और एक्शन इन्वॉल्व। एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीन पूरा जो होता है, सेटिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मेन जो चीज है वो एक्शन है। इट मस्ट हैव एन एक्शन। जो दो किरदार हैं वो सिर्फ बातें नहीं करते रहेंगे, वो कोई काम भी करेंगे, क्योंकि स्टेज पे कर रहे हैं और लोग उसको देख। तो ड्रामा मीन्स एक्शन, कंप्लीट एक्शन, एडेप्टेड टू द सिंपैथेटिक अटेंशन ऑफ मैन। ठीक है। एडेप्ट किया जाता है, एडेप्ट का मतलब होता है कि उसको इस तरीके से, इस अंदाज से बनाया जाता है, टू द सिंपैथेटिक अटेंशन ऑफ मैन, डेवलप्ड इन अ सक्सेशन ऑफ कंटिन्यूअसली इंटरेस्टिंग। इसको आसान लफ्जों में मैं आपको ये बताऊं कि इसमें स्पीच है, एक्शन है, मुख्तलिफ सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है, और मुख्तलिफ जिंदगी के जो पहलू होते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं, उनको दिखाया जाता है। इंसान की जो कंडीशन है जिंदगी की, उसको बयान किया जाता है एक्शन की शक्ल में या डायलॉग्स की शक्ल में, ड्रामे में। और ये स्टेज के लिए बनाया गया। और नॉवल पे अगर हम आए तो नॉवल जो है वो फिक्शनल प्रोज है, इसकी एक प्रॉपर एंडिंग होती है। अच्छा, ड्रामा में भी यही होता है कि ड्रामा में दो चीजें होती हैं, एक है प्लॉट, एक है इवेंट। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो शॉर्ट स्टोरी और पोएट्री के हवाले से है, तो मैं ड्रामा पे इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा। ड्रामा में ये होता है कि एक स्टोरी है और एक प्लॉट है। प्लॉट जो है वो मुख्तलिफ इवेंट से मिलके बनता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले है इवेंट ए, फिर है इवेंट बी, फिर है इवेंट सी, फिर है इवेंट डी, फिर है इवेंट ई। अब इन सारे इवेंट्स को इस अंदाज से मिलाना है कि इवेंट ए के बाद इवेंट बी आए, इवेंट बी के बाद इवेंट सी आए, इवेंट सी आए, सी के बाद डी आए, डी के बाद ई आए, ई के बाद एफ आए, एंड सो। अगर तो इवेंट सी मिसिंग है तो पूरी कहानी जो है वो तबाह हो जाएगी। तो ड्रामे की एक ये खसूसियत थी, जो असली ड्रामा लिखा जा रहा था ग्रीक्स के यहाँ या इंग्लिश ड्रामा शेक्सपियर के यहाँ, उसका बता रहा हूँ। एक स्टैंडर्ड ड्रामा जिसको समझा जाता था, वो ये है कि जितने भी इवेंट्स हैं उनमें से अगर किसी एक इवेंट की तरतीब बदल दी जाए या उसको निकाल दिया जाए, तो पूरा जो प्लॉट होता है वो तबाह हो जाता है। तो एक होती है स्टोरी, कहानी, सिंपल कहानी, कहानी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से गुजरी और यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन इवेंट है, उस कहानी को मुख्तलिफ हिस्सों में हमने तकसीम कर लिया इवेंट्स में, और उन इवेंट्स को हम इस अंदाज से जब आपस में जोड़ते हैं
कि अगर एक भी इवेंट इधर उधर हो जाए या इवेंट को निकाल दिया जाए तो स्टोरी खराब हो जाएगी, इसको हम कहते हैं प्लॉट। तो प्लॉट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स in a coherent or unified manner in such a way that if one event is replaced with another event or a particular event is eliminated from that storyline, or then the plot will be collapsed. प्लॉट की ये डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स इन अ कोहेरेंट वे। ठीक है, कंडीशन मैंने आपको दो बता दी कि अगर हमने इवेंट को रिप्लेस कर दिया या इधर उधर कर दिया या उसको खत्म कर दिया, निकाल दिया, तो पूरी स्टोरी लाइन जो है वो तबाह हो जाएगी। इसको हम कहते हैं प्लॉट। कहानी है, नॉर्मल जो है कहानी होती है जिसका एक आगाज है और एक इख्तिताम है, लेकिन प्लॉट जो है वो उसी के इवेंट्स को मिलाने का नाम है। लेकिन किस अंदाज से मिलाना, ये मैंने आपको बता दिया। अब नॉवल पे आ जाते हैं। नॉवल जो है वो एक लॉन्ग नैरेटेड स्टोरी है। इसमें बहुत से किरदार होते हैं, बहुत से किरदार होंगे, बहुत सा इसमें बहुत से थीम्स होंगे। थीम ऑफ लव भी हो रही है, मुख्तलिफ इसमें सीन्स हैं। इसकी लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। बहुत डिटेल में चीजों को, कमरे को डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है, लोगों के बारे में, लोगों की साइकोलॉजी को डिस्कस किया जाएगा, सोशल इश्यूज को बताया जाएगा। मतलब कमरे की डिस्क्रिप्शन, इंसान के किरदार की डिस्क्रिप्शन, और फिर मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताया जाता है। तो बहुत एक लंबी, एक एक्सटेंसिव डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से नॉवल की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाती है। ये प्रोज की शक्ल में लिखा जाता है। टिपिकली हैविंग अ प्लॉट, इसमें भी एक प्रॉपर प्लॉट होता है दैट इज अनफोल्डेड बाय द एक्शन। जैसे जैसे कहानी चलती जाती है तो हमारे साथ नई नई चीजें आती जाती हैं। अच्छा राइटर जो होता है, मैं समझता हूँ वो रीडर को एंगेज रखने के लिए कोई सस्पेंस का एलिमेंट रखता है कहानी के अंदर, जिससे रीडर जो है वो कहानी को आगे पढ़ता जाता है और सोचता रहता है कि अच्छा आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो पहला हमारा लेक्चर है वो अब एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो इधर हम बता देते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी लिटरेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आप आ सकता है, आपके पास एग्जाम में भी आ सकते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी लिटरेचर। अब आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो हम लिटरेचर क्यों पढ़ते हैं? पहला इसका जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लिटरेचर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन आइडियाज, बिलीव्स एंड सोसाइटी। ये मैंने इस पर बहुत बात कर ली है, ये क्लियर होना चाहिए अभी आपको कि लिटरेचर ऑलवेज रिफ्लेक्ट ह्यूमन आइडियाज, their beliefs and societies। ये it is a reflection of life, it is a reflection of society। लिटरेचर इसके अलावा क्या हेल्प करता है? टू डिस्कवर ऑर्डिनरी ह्यूमन वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ। जब आप अदब पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि एक आम इंसान, जो एक सादा इंसान है, वो जिंदगी को समझता है। लिटरेचर पढ़ के उसको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। उसको पता चलता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसको दुख है। उसको पता चलता है कि खुशी में किसी का साथ देना क्या होता है। उसको पता चलता है फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है। उसको पता चलता है दोस्ती की इंपॉर्टेंस क्या है। उसको पता चलता है तन्हाई क्या है। उसको पता चलता है कि मौत की हकीकत क्या है। उसको पता चलता है कि सच और झूठ के बीच में तेजाब क्या है। तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ लाइफ है, ये उसको, या जिंदगी के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं, ये लिटरेचर एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग को सिखाता है। So while reading literature, we explore significant differences, and this allows us to even experience perspectives of those separated from us by time and societal barriers। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक अदब लिखा गया, शेक्सपियर जो है 400 साल पहले का है, लेकिन हम आज भी उसके काम को पढ़ते हैं। मिर्जा गालिब जो है उसकी शायरी इतनी पुरानी है लेकिन आज भी हम पढ़ते हैं। अलामा इकबाल जो है 100 साल पुरानी उसकी शायरी, हम आज भी उसको पढ़ते हैं। हम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं, आप देखो टाइम बैरियर है, इलाके का भी बैरियर है, जुबान भी और है शेक्सपियर की और हमारी। हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़े या कोई भी लिटरेचर पढ़े, हम देखते हैं कि ये जुबान का फर्क नहीं। हम इसलिए उन लोगों से अपने आप को रिलेट करते हैं इतने सालों बाद भी, सैकड़ों सालों बाद भी, या हजारों सालों बाद। लिटरेचर जो है हम उससे रिलेट कर सकते हैं क्योंकि वो यूनिवर्सल चीजों पे बात करते हैं। वो उन यूनिवर्सल थीम्स पे बात करते हैं जो हर इंसान में एग्जिस्ट करते हैं। गेटिंग टू नो द ह्यूमन साइकी। ह्यूमन साइकी का मतलब ह्यूमन माइंड, कि इंसान की सोच क्या है। ह्यूमन साइकी would help us discover pride in our own culture, gain respect for the other and must be humble। अच्छा, जब हमें पता चलता है कि हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है। जब हमें ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पता चलता है तो हमें पता चलता है कि भाई हमारा कल्चर जो है वो तो अच्छा है ही, लेकिन दूसरों का भी कल्चर है, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और हमारे अंदर एक आजिज़ी पैदा होती है। पांचवा पॉइंट है जी कि वी फाइंड डिफरेंट ह्यूमन रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस इन पोएम्स, एसेज, डायरीज, नैरेटिव्स
and in the characters of narratives. Narrative कहते हैं बेटे कहानी को, ठीक है? तो we find different human responses and reactions. लिटरेचर को हम ये भी कह सकते हैं कि लिटरेचर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शन। ये कोई डेफिनेशन आपके पास आ गई कि इंसान जो चीज ऑब्जर्व कर रहा है उस पर रिएक्ट करता है या उसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको कैसे देखता है, जिंदगी को इंसान किस अंदाज से देख रहा है, अपने माशरे के किसी पहलू को इंसान किस अंदाज से देख रहा है, उस पर क्या उसका रद्द अमल है, उसको भी लिटरेचर कहा जाता है। ये हमें पोइम्स में नजर आता है, एसेज में नजर आता है, डायरीज में, कहानियों में, और जो किरदार है उनकी कहानियों में, उनके किस्सों में हमें ये चीज देखने को मिलती है। So exposure to such varied responses help us gain a greater knowledge of the human psyche, human behavior, and at the same time, we are familiarized with a greater knowledge of ourselves and our own responses because we surely compare our lives to those in literature. इस पे मैं बात अभी कर चुका हूं पहले। वी लर्न अबाउट द गुड एंड इवल फोर्सेस, आपको अच्छे और बुरे के बारे में पता चलता है। हम एक्सपीरियंस करते हैं इनजस्टिसेस प्रिवेलेंट इन दिस वर्ल्ड, कि दुनिया में कहाँ कहाँ इनजस्टिस होता है, और हमें एक सेंस ऑफ विजडम मिलती है। गुड लिटरेचर असिस्ट अस इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन, अच्छा लिटरेचर, अच्छा अदब जो होता है वो हमें एक बेहतर अच्छा इंसान बनने में हमारी मदद करता है। लिटरेचर प्रोवाइड्स अस विद अ वर्ल्ड व्यू ऑफ थिंग्स एंड गिव अस अ मैच्योर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स। लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक वर्ल्ड व्यू मिलता है कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है, दुनिया इस चीज को कैसे देखती है, लोग इस चीज को कैसे देखते हैं। वो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, बहरहाल आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल मेच्योरिटी जो है वो आती है लिटरेचर पढ़ने से। लिटरेचर ऑल्सो सर्व्स एज एन एंटरटेनमेंट, ये हमने बात कर दी कि इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अस टू द लिटरेरी फिगर्स, मूवमेंट्स, मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर्स। ठीक है, इन चीजों की हम तफसील में आगे आगे जहां जहां ये बात आएगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, लिटरेचर में लैंग्वेज का क्या किरदार है? लैंग्वेज तीन तरीके से काम कर रही है ना, कि इन द क्रिएशन ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, कोई भी एक आर्ट है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो नॉवल है, चाहे वो ड्रामा है या प्रोज है, उसमें तीन चीजें कंसिडर की जाती हैं। पहले राइटर कौन है, फिर रीडर कौन है, और फिर जुबान, लैंग्वेज क्या है। इट इज इम्पॉसिबल टू पास ओवर द सब्जेक्ट ऑफ लिटरेचर इन साइलेंस। लिटरेचर कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम लैंग्वेज। लैंग्वेज और लिटरेचर का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि लिटरेचर इज एनीथिंग रिटन, और जब भी कोई चीज लिखी जाएगी तो वो लैंग्वेज की शक्ल में होगी। तो जुबान और अदब का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। लैंग्वेज इज द ओनली वाइडली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑल फीलिंग। हमें पता है कि जुबान जो है, कोई भी जुबान, कोई भी बोली जो है, लैंग्वेज जो है, वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, और वाइडली एक्सेप्टेड, हर बंदा कहता है कि लैंग्वेज का फंक्शन क्या है, टू कम्युनिकेट, और अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने ओपिनियंस को लिटरेचर के अंदर कैसे ट्रांसफर करेंगे अगर लैंग्वेज ना हो। तो लैंग्वेज के जरिए हम अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स और अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने ओपिनियंस को मुंतकिल कर रहे होते हैं और लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं यूजिंग द लैंग्वेज। सो द नॉलेज शेयरिंग इन लिटरेचर इज डन थ्रू वेरियस लिंग्विस्टिक्स फीचर्स। Texts have been written and frequently translated into common international languages to be passed on to international communities and to future generations. आपको पता है कि लिटरेचर जो है वो वक्त के साथ साथ उसको ट्रांसलेट किया जाता है ताकि एक जमाने का जो अदब है वो दूसरी जुबानों के लोग भी समझ सकें। जैसे हमारे पास इंग्लिश लिटरेचर उर्दू में ट्रांसलेट होता है, उर्दू लिटरेचर इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, अरेबिक लिटरेचर ट्रांसलेट होता है, पॉलिश लिटरेचर ट्रांसलेट होता है, आयरिश लिटरेचर ट्रांसलेट होता है, पर्शियन लिटरेचर ट्रांसलेट होता है, टर्किश लिटरेचर ट्रांसलेट होता है। तो इस ट्रांसलेशन जो है वो इसलिए की जाती है। सो इन ऑर्डर टू अफेक्ट देयर रीडर्स, ठीक है, द ऑथर्स, ऑथर कहते हैं जो कहानी कहानी लिखने वाला है, जो राइटर है, द ऑथर्स प्ले विद लैंग्वेज टू क्रिएट अनयूजुअल न्यू मीनिंग्स एंड अटरेंसेस। वो अल्फाज के साथ खेलते हैं, वो अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेटाफर्स होते हैं, जैसे इमेजरी होती है, जैसे हाइपरबोला होता है। ये सारी चीजें आपने मैट्रिक एफएससी के लेवल पे पढ़ी, इस्तियारे, तशबीह, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं अगले पैराग्राफ पे चलता हूँ। द स्टाइलिस्टिक ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन लिटरेचर। ये आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, स्टाइलिस्टिक्स किसे कहते हैं? तो स्टाइलिस्टिक्स इज बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज इन विच वी डिस्कस दैट व्हाट इज द स्टाइल ऑफ राइटर और पोएट। ठीक है, इन विच स्टाइल he or she is writing, he or she is sharing his or her experiences and communicating his or her thoughts to other people.
तो स्टाइलिस्टिक ऑफ लिटरेचर क्या एक्सप्लेन करता है? द मेथड्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन लिटरेचर। द मेथड्स, ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट। द मेथड्स ऑफ using language in literature and of combining aesthetic and communicative functions in language, कि वो अपना कम्युनिकेट कर रहे हैं मैसेज भी, लेकिन एस्थेटिकली, आर्टिस्टिकली। ठीक है। स्टाइलिस्टिक्स ऑफ लिटरेचर एक्सप्लेन क्या करते हैं? द मीन्स बाय विच लैंग्वेज बिकम्स अ वर्क ऑफ आर्ट। देखो, एक आम इंसान एक बात करता है, नॉर्मली मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको मेरी बात इतनी अपीलिंग नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे भारी भारी अल्फाज इस्तेमाल करूंगा, कोई तशबीहात का इस्तेमाल करूंगा, कोई इडियम्स, कोई फ्रेजेस ऐसे इस्तेमाल करूंगा, कोई इस्तिआरे इस्तेमाल करूंगा, तो आपको मेरी बात थोड़ी डिफरेंट लगेगी। तो मेकिंग यूर थिंग डिफरेंट may make it more appealing or attractive, or the readers or the listener would find a curiosity। ठीक है, क्यूरोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी के राइटर क्या कहना चाह रहे हैं, बंदा, अगला बंदा क्या बात करना चाह रहा है, तो आउट ऑफ क्यूरोसिटी भी आप एक एक्साइटेड हो जाते हो और अगले की बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये राइटर्स बहुत ज्यादा ये काम करते हैं। अब इंग्लिश लिटरेचर में द मेयर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज ऑफ लिटरेचर इज नॉट व्हाट वी मीन बाय द स्टडी ऑफ लिटरेचर, कि बस एक नॉलेज आपके पास आ जाएगी, इस गाने में क्या चीजें लिखी हुई हैं और सब कुछ। प्योर लिटरेचर एड्रेसेस द सोल एज वेल एज द माइंड। ये आपके रूह में तक उतरता है बेटे। ये आपको एक सिर्फ आपके आपको मेंटली या साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट नहीं करता, बल्कि आपकी जिंदगी, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अच्छा अदब अगर आपने पढ़ा है तो वो आपको मुअद्दिब बनाएगा, आपके अंदर अदब पैदा करेगा। अगर आपके अंदर अदब पढ़ के अदब नहीं आ रहा, आपको मैनर्स नहीं आ रही, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि यू आर not being affected in a positive way by reading literature, or you are not being uh, exposed, or you have not experienced, or you have not read good literature. So English literature की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इस पे मैंने आपको बताया कि अलग से वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन मैं जल्दी से इस पे बात कर लेता हूँ। इंग्लिश लिटरेचर वाज प्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ ओल्ड इंग्लिश बाय द एंग्लो सैक्सन, इट्स 5th सेंचुरी टू द प्रेजेंट। इस पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, आप जाके उसको देख सकते हो, पहली वीडियो। 5th सेंचुरी मतलब 400s में आपको एंग्लो सैक्सन एज मिलती है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की। दिस इज द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। ये जर्मनी, जो आज के जर्मनी है, उस वक्त मुख्तलिफ जर्मैनिक ट्राइब्स थे यूरोप में, ज्यूड्स, एंगल्स, सैक्सन्स, ये सारे, ये लोग यहाँ पर आए और इकट्ठे हुए, इन्होंने एक जुबान जो बोलते थे उसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, और जो इस वक्त का लिटरेचर लिखा गया उसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। ठीक है। द वर्क्स ऑफ दोज आयरिश एंड स्कॉटिश ऑथर्स, ये लोग आयरिश या स्कॉटिश थे, who are closely identified with English life and letters are also considered part of English literature। उस वक्त, सॉरी ये लोग नहीं थे, लेकिन उस वक्त के जो आयरिश स्कॉटिश राइटर्स उस वक्त के थे, उनको भी हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में ही कंसिडर करते हैं। दिस पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम 450 से स्टार्ट होता है ये, और 1066 तक, अभी 2024 चल रहा है, 1066 तक चला जाता है। 1066 में नॉर्मन्स यहाँ पर आते हैं। नॉर्मन्स फ्रेंच थे, ठीक है, और वहां से ये फ्रेंच लैंग्वेज साथ लेके आते हैं, तो उस वक्त फ्रेंच भी बोली जा रही थी, जो ओल्ड इंग्लिश थी वो भी बोली जा रही थी, तो लैटिन भी बोली जा रही थी। तो इन तीनों लैंग्वेजेस का जो मिक्सचर है उसको हम मिडिल इंग्लिश कहते हैं। ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश स्टार्ट होती है फिफ्थ, ये 1066 ऑनवर्ड मिडिल इंग्लिश का पीरियड, इसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। 1066 से लेके 1350s तक, मतलब कि मिड 14th सेंचुरी तक एंग्लो नॉर्मन पीरियड है हमारा। The Normans were the first to bring the culture and the practical ideals of Roman civilization to home of the English people, क्योंकि रोम की एक बहुत बड़ी एक वसी सिविलाइजेशन थी, एंड दिस एट अ क्रिटिकल टाइम when England had produced her best and her own literature and civilization had already begun to decay। तो ये अब इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है फ्रेंच का और रोमन्स का पड़ने लग जाएगा। सो दे ब्रॉट टू इंग्लैंड द वेल्थ ऑफ अ न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंड इंग्लिश ग्रेजुअली एब्जॉर्ब बोथ। मतलब मैंने आपको बताया कि मिक्स हो गई लैंग्वेज, जब ये लोग बाहर से आए 1066 में, 1066 एडी, ठीक है, तो ये लोग अपने साथ अपनी लैंग्वेज लेके आए, जो नॉर्स लैंग्वेज थी इनकी, सॉरी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी,
तो वो यहाँ पर लैटिन बोली जा रही थी, या जो एंग्लो सैक्सन की ओल्ड इंग्लिश बोली जा रही थी, इन सब का मिक्सचर जो है वो हमें मिडिल इंग्लिश या मिडिवल इंग्लिश देखने में मिलती है। इस वक्त एक बहुत बड़ा राइटर जो है, जिसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है, वो है चौसर, जॉफरी चौसर। ठीक है। उसने 1350 से 1400 तक जो है बहुत इसके साथ कुछ और नाम भी हैं, लैंगलैंड, विलियम लैंगलैंड था, वाइक्लिफ था, जॉन गॉवर था, और ये सारे लोग जो थे, ये चौसर की इस टाइम में ही थे, इसके हमअसर ही हैं। ये सारे लोग थे जो उस वक्त लिख रहे थे। उसके बाद हमें अगला पीरियड जो मिलता है, द रिवाइवल ऑफ लर्निंग एक्सटेंडिंग फ्रॉम 1400 टू 1500 के बाद का जो टाइम है इंग्लैंड में या लिटरेचर में, वो है रेनेसेंस का। रेनेसेंस कहते हैं रीबर्थ को, RENAISSANC। ये द रेनेसेंस एंड ह्यूमनिज्म are often applied to the same movement. The term Renaissance is used to denote the whole transition from the Middle Ages to the modern world. अच्छा, ये इस रेनेसेंस से पहले जो लोग थे ना, अंग्रेज समझते थे कि हमारा जो है ये डार्क पीरियड है, इससे पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था। रेनेसेंस जब आया, इसको कहते हैं रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ नॉलेजेस, रीबर्थ ऑफ क्लासिक। इसकी सारी डिटेल आपको सीरीज में मिल जाएगी, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप जा सकते हो, वरना इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है, ये आपको सिंपल मिल जाएगी। चीजों को डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, शेक्सपियर के बारे में बताया गया है, मैंने पहले भी शेक्सपियर पे बात की है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं। अगर इसको आप पढ़ते हो, पढ़ के आपको समझ नहीं आती, आप हैंडआउट्स को पढ़ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही, तो देन यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। तो उसमें मैं डिस्कस कर लूंगा। ये सारी जो हिस्ट्री दी गई है, इस पे मैंने पूरी आराम से डिटेल प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हो। ये सिर्फ आपने पेपर के लिए आपने इस तरीके से याद कर लेना है इसको, कि इन सारी एजेस को आप एक सीक्वेंस में लिख लो। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश है, फिर मिडिल इंग्लिश है, उसको एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। उसके बाद एलिजाबेथियन पीरियड है, जिस या रेनेसेंस है। रेनेसेंस के बाद 17th सेंचुरी है, फिर 18th सेंचुरी है, फिर 19th सेंचुरी है, 20th सेंचुरी है, फिर अभी जो कंटेम्प्रेरी एज हमारी 21st सेंचुरी है। मुख्तलिफ पीरियड्स आएंगे, बीच में विक्टोरियन एज आएगी, बीच में प्यूरिटन एज आएगी। ये सारी जो है मैंने अपनी अलग से वीडियोस इसमें बनाई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दे दूंगा। आप आराम से इसको देख सकते हो। पेपर में सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि भाई रिस्टोरेशन पीरियड जो है उसकी डेट कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होती है। और ये अलेक्जेंडर पोप, जैसे इधर लिखा हुआ है, द मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज आर पोप, स्विफ्ट एंड डैनियल डीफो। ये आप अपने पास पेज पे लिख के नोट कर लो। ठीक है, कि रिस्टोरेशन पीरियड के कौन कौन पोइट्स हैं, पोप, स्विफ्ट और डैनियल डीफो। ये मतलब कि रिस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स हैं और पोइट्स हैं। डैनियल डीफो जो था, उसने रॉबिन्सन क्रूसो लिखा था। इस पे ये मैंने सारी वीडियोस में हर चीज को डिस्कस किया हुआ। अगर आप तफसील से पढ़ना चाहते हो तो यू कैन रेफर टू दैट। अदरवाइज ये सिर्फ नाम और डेट्स आपने अपने पास नोट कर लेनी है, जो आपके एग्जाम में इस पोर्शन में इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है, पूछी जा सकती है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ आपको एक्टिविटीज दी जाती हैं यहाँ पे, कि डिफाइन लिटरेचर, कोप अप विद योर ओन डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, हाउ फार डू यू एग्री दैट लिटरेचर हेल्प इन योर लाइफ। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं बेटे। अगर आप इन क्वेश्चंस पे सोचो, ये आपकी, ये एक्टिविटीज आपके लिए हैं। इट हैज नथिंग टू डू विद एग्जाम्स। ठीक है। लेकिन ये अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये मुझे टॉपिक समझ आ गया कि नहीं, मुझे चैप्टर समझ आ गया कि नहीं। तो इनको कोशिश करो कि आप अटेम्प्ट करो, एक एक पैराग्राफ, दो दो पैराग्राफ इन चीजों पे अपने तौर पर लिखो। ठीक है। और अगर आप लिख के मुझे चेक कराना चाहते हो, मेरे से मेरा ओपिनियन लेना चाहते हो, तो आप बिल्कुल लिख के कमेंट्स में बताओ। आई विल शेयर माय ईमेल आईडी विद यू, और आप आराम से जो है वो आपको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, मार्क करके मैं आपको उसको जवाब दे दूंगा। ठीक है। और मैं उस पर अपना फीडबैक भी दूंगा कि आपने जो चीज लिखी है ठीक लिखी है, गलत लिखी है। अच्छा, अब ये कुछ वो हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये अगर आप सॉल्व करो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है सर, कि लिटरेचर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू आर्ट, ये हमने पढ़ लिया। ये चार्ल्स डिकन्स इज द राइटर ऑफ विक्टोरियन एज, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, मैंने स्किप किया है, लेकिन आप इसको पढ़ो, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें आप खुद पढ़ लो। डैश इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील विद द रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो ये है बेटे स्टाइलिस्टिक्स। ठीक है, जिसमें लैंग्वेज और लिटरेचर का जो रिलेशन है वो स्टाइलिस्टिक्स से हमें पता चलता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील विद द वर्ड फॉर्मेशन।
फोनेटिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ साउंड्स, जो प्रोनाउंसिएशन होती है। सिंटेक्स जो होती है इट इज अ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ए ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स विच डील विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। उसके बाद एंग्लो सैक्सन एज एक्सटेंड फ्रॉम डैश टू डैश, ये 450 से 1066 तक जाती है एंग्लो सैक्सन एज। ग्रेट लिटरेचर इज सिंपली लैंग्वेज चार्ज विद मीनिंग टू द utmost पॉसिबल डिग्री इज अ सेइंग ऑफ एजरा पाउंड, ये हमने पढ़ा है, एजरा पाउंड ने ये कहा था। द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एलिजाबेथियन एज वाज most characteristic feature of the Elizabethan age was intellectual liberty, growing intelligence, unbound patriotism। तो इसमें होगा बेटे इंटेलेक्चुअल लिबर्टी। ठीक है, ये भी हमने स्किप कर दिया है लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। तो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। inshallah next week I will come with another video, a detailed video on chapter number 2। होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करो। मैं दोबारा बताता चलूं कि ये ऑफिशियल जो है वो लेक्चर नहीं है। आपने अगर ऑफिशियल इसकी वीडियो देखनी है, सॉरी ऑफिशियल ये जो लेक्चर है ENG 401 का, ये ऑडियो पे अवेलेबल है, जो आपके LMS पे आपको मिलेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।